नमस्कार मित्रों। जनवरी 2017 के एनाटॉमी के जो क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के, वो हमने पिछली कक्षा में किए थे। आज हम नवंबर 2017 के जो एनाटॉमी के क्वेश्चंस आए हैं आपकी परीक्षा में, उनका सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, द रिकमेंडेड डेली डोज ऑफ प्रोटीन फॉर एन अडल्ट इज। एक वयस्क के लिए, एक अडल्ट के लिए प्रतिदिन की जो आपकी प्रोटीन की मात्रा वो कितनी है। तो ये काफी प्रसिद्ध है आपका कि जितना आपका बॉडी वेट है पर केजी में, उसका 1 ग्राम लो। जैसे आपका 50 केजी बॉडी वेट है तो आप 50 ग्राम डेली प्रोटीन खा सकते हैं। यदि 80 केजी वेट है आपका तो 80 ग्राम आप प्रोटीन खा सकते हैं। तो पर केजी पर ग्राम सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग सेल इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। आत्महत्या की थैली किस लिविंग सेल के स्ट्रक्चर को कहा जाता है। ये भी प्रसिद्ध आपका लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम दो काम करता है आपका। तो जब तक वो नष्ट नहीं होता है तब तक वो एक प्रक्रिया करता है जिसको ऑटोलाइसिस कहा जाता है। सॉरी, ऑटोफेजी कहा जाता है। ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब रिसाइकलिंग करना। किसी भी जो वोर्न आउट सेल स्ट्रक्चर्स हैं उनको रिसाइकिल करना ऑटोफेजी है, ये भी काम करता है। और एक होता ऑटोलाइसिस, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा, आत्महत्या करना, कि पूरे सेल को डिस्ट्रॉय करने को क्या कहा जाता है, ऑटोलाइसिस। तो लाइसोसोम करता है ये। जो सेंट्रोसोम है आपका, ये सेल डिवीजन के समय पे काम करता है। न्यूक्लियस के या आपके जो अंदर के अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं साइटोप्लाज्म के, उनको अलग अलग करने में मेन न्यूक्लियस में। राइबोसोम है आपका, ये प्रोटीन बनाने में काम करता है। गोल्जी एपरेटस है आपका, ये पैकेजिंग करना, सोर्ट आउट करना, मॉडिफाई करना, कि कोई भी आपके छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स आए उनको मिला के मॉडिफाई करना, जिस तरह का आपका आदेश है या जिस तरह का आपका डिमांड है। मान लो कि आपको फॉस्फोलिपिड चाहिए तो ये फॉस्फोरस प्लस लिपिड को मिला देगा। फिर उसको सॉर्ट आउट करता है कि किस प्रकार की पैकेजिंग में उनको भेजना है, फिर उनको डिलीवर कर देता है। ये गोल्जी अपरेटस का काम है। तो हमारा तो सुसाइडल बैग का पूछा था, तो आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन कौन से वाइटामिन है जो फैट सोल्यूबल है। ए डी ई के, ये चार वाइटामिन होते हैं जो आपके फैट सोल्यूबल होते हैं। आपका ए, डी, ई और के। तो यहाँ पे ए हो गया और डी हो गया, तो फर्स्ट और फोर्थ मतलब आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके अलावा जितने भी आपके वाइटामिन होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं। ये चार हैं आपके जो फैट सोल्यूबल हैं, बाकी सब आपके वाटर सोल्यूबल हैं, जिसमें बी और सी आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका एसर्शन रीजन में है, मिनरल्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था, वहां वाइटामिन के बारे में कहा गया था, अब ये मिनरल्स के बारे में कहा है। बिल्कुल सही है। वाइटामिन और मिनरल्स जो होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। अगली पंक्ति को भी देखो, क्या, मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑल्दो दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स। ये हमारे न्यूट्रिशन के रूप में आवश्यक है, यद्यपि ये कम मात्रा में चाहिए, ये भी बात सही है। रीजनिंग में हमें देखना होता है क्या ये पहली बात को पुष्ट कर रहा है। तो पहले में कहा था माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ही पुष्ट कर रहे आपकी अगली पंक्ति, क्या कह के, कि इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो दोनों सही भी है और सही व्याख्या भी है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है, सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि विच स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस। अभी मैंने बताया था प्रोटीन बनाने में आपका राइबोसोम जो है वो वर्क करता है। राइबोसोम में भी क्या होता है कि दो तरह की चीजें होती है, डीएनए होता है, एक आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए तो आपका कंट्रोल सेंटर है जो पूरे सेल के स्ट्रक्चर की अधिकांश क्रियाओं को कंट्रोल करता है, आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है। आरएनए है आपका, ये न्यूक्लियोलस में बना और बन के आपका कुछ अंदर रहता कुछ बाहर। तो आरएनए तीन टाइप के होते हैं, एक एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए, एक टीआरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए, एक आरआरएनए होता है जिसको राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। तो वैसे तो तीनों मिलकर ही प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, लेकिन मेन जो
इनको जोड़ने का काम करता है उसको, या वो जो साइट जहां पर ये प्रोटीन बनता है उस साइट को कहते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम मुख्यतः किस आरएनए से बनता है? आपका आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए से बनता है। कुछ अलग 50 से 60 प्रकार के प्रोटीन्स भी होते हैं इसमें। राइबोसोम के दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक लार्ज होता है, एक स्मॉल होता है, और दोनों मिलकर आपके प्रोटीन बनाने का काम करेंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी इसके साथ में आप ध्यान रखिएगा। गोल्जी अपरेटस बताया था आपका, ये मॉडिफाइड सोर्ट आउट और पैकेजिंग सेंटर के रूप में काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, जो कि ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करता है, आपका एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। लाइसोसोम आपका आया था भी परीक्षा में, आत्महत्या की थैली में। छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाली कौन सी बीमारी? यंग चिल्ड्रन में। तो विटामिन डी से बड़ों में भी बीमारी होती है और बच्चों में भी होती है। तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जो कि पूछा आपकी परीक्षा में। और ओस्टियोमेलेसिया ये अडल्ट के अंदर होता है। जब अडल्ट में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसको ओस्टियोमेलेसिया कहा जाता है, और दोनों ही आपकी हड्डियों से संबंधित है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। क्योंकि विटामिन डी जो होता है ये डाइट्री कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए कंपल्सरी होता है। यदि विटामिन डी कम होगा तो डाइट के द्वारा जो कैल्शियम आपका शरीर में जाता है उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा, अवशोषण कम होगा, जिससे, और कैल्शियम ही है जो हड्डी के बनने का मेन कंपोनेंट है आपका। कह सकते हैं शरीर का 99% जो कैल्शियम आपका कहाँ पे पाया जाता है? बोन्स के अंदर, हड्डियों में। और वो कैल्शियम आपका कम होता है विटामिन डी की कमी से। तो बड़ों में आपका ओस्टियोमेलेसिया और बच्चों में आपका रिकेट्स हो जाएगा। इनमें से कौन कौन सी आपकी ग्लैंड्स है जो आपको एक्सोक्राइन है? ग्लैंड्स दो टाइप की होती हैं, एक एक्सोक्राइन और दूसरी होती है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन के द्वारा जो आपका सिक्रीशन होता है उसको हार्मोन कहा जाता है। ये भी परीक्षा में कई बार आपका आगे आएगा, हार्मोन्स। और एक्सोक्राइन के द्वारा जो सिक्रीशन उसको सिंपल जूसेस कह देते हैं। एक्सोक्राइन में अगर आप ग्लैंड्स देखो तो ज्यादातर आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, जो भोजन के पाचन में काम करती है। उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो गया, पेनक्रियाज भी हो गया, लीवर भी हो गया आपका, ये स्लाइवरी ग्लैंड्स हो गई, कई सारी आपकी पैरोटिड आदि, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, 3 टाइप की होती है स्लाइवरी। ये सब आपके एक्सोक्राइन। उसमें पेनक्रियाज जो है आपका, ये दोनों हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बोथ एंडोक्राइन फंक्शन भी जो पूरा करता हो और एक्सोक्राइन भी करता हो। है और भी बहुत सारे, लेकिन मेन आपका पेनक्रियाज है जो ज्यादातर प्रसिद्ध है इसमें। तो ये एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन के अंदर मैंने बताया हार्मोन्स। और इनमें एक विशेषता और है, भेद आपका, एक्सोक्राइन जो भी अपने जूसेस का सिक्रीशन करेगी वो डक्ट के माध्यम से, एक नलिका के माध्यम से, जहां पर उस जूस की आवश्यकता है डायरेक्ट वहीं पर करती है। ऐसा नहीं है कि किया कहीं और जूस सिक्रीट और उसका कार्य कहीं और है। ये एंडोक्राइन में होता है। एंडोक्राइन जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगी तो जहां पर उसकी आवश्यकता वहां पे नहीं करेगी। ये क्या करती है, जैसे ये ग्लैंड है और ये आपकी ब्लड की कैपिलरीज है जो पूरे शरीर में फैली हुई है। इसने हार्मोन सिक्रीट किया और सिक्रीट करके कहाँ पे छोड़ दिया? यहाँ पर, इस ब्लड की कैपिलरीज और इस एंडोक्राइन ग्लैंड के बीच के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। वहां से ये फिर कहाँ पे जाता है? ब्लड की कैपिलरीज में जाता है। और वहां से होता होता ब्लड में ये, जहां पर इसकी आवश्यकता है, वो मान लो ग्लैंड यहाँ पर दूर है, इसके पास में इस हार्मोन्स को रिसीव करने वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स प्रोटीन होते हैं जो इसको रिसीव करेंगे। तो जहां पर उस हार्मोन के रिसेप्टर प्रोटीन होंगे वहीं पर वो रिसीव होगा। बाकी वो घूमता पूरे शरीर में रहेगा लेकिन इफेक्ट नहीं डालेगा। ये हार्मोन्स का आपका देखा जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए ध्यान रखिएगा। तो एक्सोक्राइन में कौन कौन सी हो गया? आपके स्लाइवरी ग्लैंड हो गई और लीवर हो गया। पिट्यूटरी है या थायराइड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो बी और सी, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन कौन से रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम सामान्यतः जानते हैं श्वास प्रश्वास लेना, श्वास लेना और छोड़ना। हमने बाहर से वायु ली और फिर छोड़ दी। लेकिन अंदर से भी आप देखोगे कि और क्या-क्या काम है। जब हम नाक से श्वास लेते हैं तो स्मेल भी करते हैं कि अच्छी स्मेल है या गंदी स्मेल है, इसको ओल्फैक्शन कहा जाता है टेक्निकल टर्म में, ये भी याद रखिएगा। तो प्रोसेस ऑफ स्मेलिंग ये भी है। वेंटिलेशन मैंने बता ही दिया, किसी चीज का या हवा का अंदर जाना बाहर जाना। तो ये तो हो गया अंदर बाहर का या ओल्फैक्शन का। जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तब एक काम और होता है, बोलना। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, क्रिएशन ऑफ साउंड।
या रेजोनेंस, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनका प्रयोग करके ही होता है। ये तीन काम हो गए। विजन जो है आपका, ये देखने का काम है जो आंखों के द्वारा होता है, उसमें रेस्पिरेटरी का कोई भी वर्क नहीं है। ए सी डी, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थर्ड। अगला है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के अलग अलग आपके ऑर्गन्स हैं, भाग हैं, उनको क्रम में व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। पहले जो आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वो है आपका सीकम। सीकम के साथ में ही एक एक छोटा सा नीचे की तरफ, जैसे ये आपकी इंटेस्टाइन बनती है लार्ज वाली इस तरह से, तो यहाँ पे अंदर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन थी जो फैली हुई थी, और ये यहाँ पर जुड़ती है। ये शुरुआत का जो हिस्सा है आपका, इसको सीकम कहा जाता है। सीकम के साथ में एक छोटा सा ऑर्गन और बना जाता है, इसको वर्मी फोम अपेंडिक्स कहा जाता है। तो पूछ सकते हैं कि वर्मी फोम जो अपेंडिक्स है वो लार्ज इंटेस्टाइन के किस भाग से जुड़ा आपका, सीकम। सीकम के बाद में कोलोन आता है आपका। कोलोन के भी चार भाग हैं आपके। पहले असेंडिंग कोलोन, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, फिर आपका ट्रांसवर्स कोलोन, फिर आपका डिसेंडिंग कोलोन, और फिर आपका आता है सिग्मॉइड कोलोन। उस कोलोन के बाद में आपका आता है फिर रेक्टम, रेक्टम बी वाला, और सबसे लास्ट में आता है एनल कनाल। ये चार है, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा। और कोलोन के भी जो मैंने चार भेद बताए उनको भी याद रखिएगा। अगला मैचिंग का है आपका, कौन कौन सी ग्लैंड्स किस किस का सिक्रीशन करती है, देखिएगा। पैनक्रियाज में आप देखिए, हमने पढ़े थे चार हार्मोन्स थे पैनक्रियाज से जो सिक्रीट होते थे, इंसुलिन, ग्लूकोगन, सोमैटोस्टैटिन और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये प्रश्न पहले भी आया था आपको सोमैटोस्टैटिन आदि की ग्रुपिंग में। जब यहाँ पे सिंगल पूछ लिया तो ए का 4 हो गया। थायराइड ग्लैंड से मुख्यतः दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एक T3, एक T4। एक अलग से भी होता है आपका कैल्सिटोनिन, वो भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, कैल्सिटोनिन, जो कैल्शियम की होम्योस्टेसिस में काम करता है। T3 को टायोडोथायरोनाइन कहा जाता है, और T4 को थायरोक्साइन कहा जाता है। तो ये बी का आपका थर्ड हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी दो भाग हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी जो ज्यादा प्रसिद्ध है वो एंटीरियर है, बड़ा भाग 75% उसका यही है, और इससे बहुत सारे हार्मोन्स आपके सिक्रेट होते हैं, ACTH, CRH आदि आदि, PRH। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो अपने आप में किसी हार्मोन का निर्माण तो नहीं करती, लेकिन स्टोर करती है। जैसे ADH है आपका, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है, या ऑक्सीटोसिन है। ये दो हार्मोन है जिनका निर्माण तो होता हाइपोथैलेमस में बने, लेकिन बन के वहां पे कोई स्टोरेज नहीं है। वे बनते ही वहां एक डक्ट के माध्यम से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर स्टोर हो जाते हैं। तो जब उनकी आवश्यकता होगी तो वो सिक्रीशन की साइट जहां से सिक्रीट होंगे वो कौन सी होगी, आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का आपका हो गया वैसोप्रेसिन। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा गया कि वैसोप्रेसिन किस हार्मोन को कहा जाता है, तो ADH, एंटाई डायूरेटिक हार्मोन। और एड्रिनल जो ग्लैंड है आपकी, उसके द्वारा आपका कोर्टिकॉइड्स, जिसको कोर्टिसोल्स भी कहा जाता है सिंपल भाषा में, उसका सिक्रेशन होता है। तो ये सब महत्वपूर्ण आपके हार्मोन्स थे, इनको ध्यान रखिएगा। अगला भी मैचिंग का है, विटामिन के आधार पे कि कौन सा विटामिन कौन कौन से वर्क करता है। जो विटामिन ए आपका, वो विजन में काम करता है। विजन की दृष्टि से आंखों में देखना करना, रेटिना के संदर्भ में काफी फंक्शंस होते हैं, तो उनको डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि विटामिन ए, जो कि हरी कह रहा हूँ, लाल पीली सब्जियों में पाया जाता है, जैसे गाजर इत्यादि हैं, तो वो आंखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। विटामिन डी का भी आया था आपका, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक है, और कैल्शियम हमारे बोन्स की मजबूती के लिए आवश्यक है। विटामिन डी डायरेक्ट का बोन से कोई संबंध नहीं है, विटामिन डी का संबंध आपका कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। वो भी कैल्शियम कौन सा, आपका डाइट्री, खाने के अंदर जो हम कैल्शियम लेते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि शरीर में पहुंचा तो वो शरीर में यूज हो जाएगा। वो खाने के द्वारा वो आपके एब्जॉर्ब हो पाए, उसके लिए विटामिन डी जरूरी होता है। और कैल्शियम जरूरी होता है स्ट्रोंग बोन्स के लिए, हड्डियां आपकी मजबूत रहें। विटामिन के कई बार आपकी परीक्षा में आगे भी पूछा जाएगा। ये ब्लड क्लोटिंग के लिए, ब्लड क्लोटिंग के कई सारे फैक्टर्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं आपके, फिब्रिनोजेन है, कैल्शियम आदि कई, मतलब 12 to 13 है।
उनके बनने में आपका विटामिन के आपका बहुत जरूरी है। यदि विटामिन के की कमी होगी तो जो क्लोटिंग फैक्टर्स है वे कम बनेंगे, वे कम बनेंगे तो ब्लड लॉस ज्यादा हो जाएगा, ब्लड क्लोटिंग आपकी देर से बनेगी, तो ये सी का 4 हो जाएगा। और आयरन जो है आपका, ये हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। एचपी मींस हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में दो आपके मेन है, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन तो एक टाइप का प्रोटीन है आपका, वो प्रोटीन आप अलग कर दीजिए। हीम जो होता है इसमें एक आयरन की चेन होती है, मतलब आप कह सकते हैं हीम मुख्यतः किससे बनता है आपका, आयरन से बनता है। आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन जो है आपकी वो भी कम पाई जाएगी। तो ये सब इंपॉर्टेंट थे, आगे भी पूछे जाएंगे, ध्यान रखिए। तो इस परीक्षा में आपके इतने ही प्रश्न थे, यहीं तक हम रखते हैं। आगे फिर अगली कक्षाओं में करेंगे। ओम